जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ गुड। जी लास्ट डे हमने जो बात इनिशिएट की थी दैट वाज रिगार्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैं उस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाली चीज़ पे ही आज बात को कंटिन्यू करूँगा, बट बिफोर दैट इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट डेज डिस्कशन एंड यू वांट टू रेज एनी क्वेश्चन तो आप सवाल पहले रेज कर सकते हैं, देन हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। जी बुक से 12 का पार्ट 2 और 3 अब्बास साहब आप ये मुझे अगर हैंड रेज करके क्वेश्चन कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्ताब क्वेश्चन वन क्वेश्चन सेट किया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। जेंटलमैन आपने सिर्फ सवाल भेजा है, सवाल में आपने वो बताना है कि आपका क्या कंसर्न है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। आपने सिर्फ मुझे क्वेश्चन की पिक्चर भेजी है, तो क्वेश्चन की पिक्चर भेजने से तो मुझे अंदाज़ा नहीं ना होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क। तो आप वो सवाल भी मेंशन करें। वॉइस नोट में मैंने कहा था सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। बट एनीवेज अभी जेंटलमैन अब्बास अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रा हैंड रेस कर लें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका जी, जो आप पूछना चाह रहे हैं इन पर्टिकुलर। जी अब्बास बात कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अब्बास। जी सर, कल आपने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें जो डिमांड थी वो बताई हुई थी, लेकिन अगर अनलिमिटेड डिमांड हो तो फिर उसमें क्या सोल्यूशन करेंगे? अगर अगर डिमांड ना बताई गई हो, जी सर। अगर डिमांड नहीं बताई गई हो तो उसके ऊपर सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान नहीं बना सकते। तो सिर्फ रैंक बता सकते हैं कि पहले इस प्रोडक्ट को बनवाना है, फिर उस प्रोडक्ट को बनाया है, फिर ये फिर इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे उस ख्याल में। ठीक है। और सर अगर टोटल में डिमांड बताई हो, अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी टोटल में डिमांड बताई हो तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए टोटल में अगर डिमांड बताई होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लिमिटेशन है या नहीं है, प्रोडक्शन हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। तो तभी पॉसिबल होगा जब आपको हर प्रोडक्ट की अलग-अलग बताई हो, और उसकी बुनियाद पे ही आप ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना सकते हैं। अदरवाइज आप तीनों प्रोडक्ट की टोटल डिमांड ये है तो किसकी कितनी चीज़ें बनानी है ये तो पता ही नहीं है ना। वो जी जो सर, ये बताएगी एक होगी, जी वो जो ओवरऑल बताई गई होगी ना, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लिमिटिंग फैक्टर, सिर्फ वो आइडेंटिफाई करने के लिए शायद बताई गई हो, अदरवाइज कोई उसकी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि सर ये दोनों क्वेश्चन बुक में है, वो जो 12.8 में सेकंड और थर्ड पार्ट है। जी आप ज़रा उसको अगर उसमें पर्टिकुलर पढ़ के जो आपका इशू है अगर वो हाईलाइट कर दें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर, एक सेकंड और। जी सर, ये रिक्वायरमेंट है, assuming that Barlow has unlimited demand for each of its 3 products. ठीक है, तीनों What is the प्रोडक्ट की max? अनलिमिटेड जी। अनलिमिटेड डिमांड है। इसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी बनाएं वो सारे का सारा बिक जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये कंटिन्यू करें। और इसका सर इसी पार्ट का या थर्ड पार्ट का? जी जी आप कंटिन्यू कर लें, ये स्टेटमेंट पूरी कर लेना पहले आप। ठीक है।
So, what is the maximum contribution margin the company can earn when using the 6,000 pounds of raw materials on hand? जी, आप मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर सकते हैं सब्जेक्ट हो कि आपके पास ये जो है 6,000 जो मटेरियल अवेलेबल है। फाइन। तो जी पहले तो आपको उसी तरह से रैंकिंग बनानी है प्रोडक्ट वाइज। कितनी जी रैंकिंग बनती है, पहले रैंकिंग बनाएं, उसकी बुनियाद पे देखेंगे कि हम सारे, अगर अनलिमिटेड डिमांड है हर प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट रैंक नंबर 1 पे कॉल करती है, आप उसी को सबसे ज़्यादा या सारी की सारी वही बनाएंगे। रीज़न ये है कि उससे आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और सर इसका थर्ड पार्ट है, assuming that Barlow's estimated customer demand is 500 units per product line. What is the maximum contribution margin the company can earn when using the 6,000 pounds of raw material on hand? जी, 500 डिमांड है हर प्रोडक्ट की। Sir, 500 units per product line. जी, हर जो प्रोडक्ट की 500 यूनिट डिमांड है। अब तो आपको प्रोडक्ट वाइज डिमांड मिल गई ना, तो अब जी आप सर अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे बेस्ड अपॉन रैंकिंग। नंबर 1 जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके सारे यूनिट्स बन जाएंगे शायद। दूसरे नंबर पे बनाएंगे तो जो अवेलेबल मटेरियल है देखें उसके सारे बन सकते हैं या नहीं। और फिर तीसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है उसके जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा उससे जितने यूनिट्स बन सकते होंगे वो बनाएंगे। और उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे उन यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। देन यू कैन गेट एन आइडिया कि आपकी टोटल कितनी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है सर। जी, समझ आ गई आपको या नहीं? जी सर आ गई। थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन जी जेंटलमैन? हाँ जी, गुफरान लिमिटिंग फैक्टर की क्वेश्चन की स्लाइड शेयर कर दें जेंटलमैन। मैंने कल, अच्छा ठीक है आपने कहा तो कल सॉल्व किया था, वो शेयर कर दूँ? ओके, लेट मी शेयर इट विद ग्रुप। मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ जी। मैंने अभी कुछ और भी मटेरियल शेयर किया है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उससे रिलेटेड स्लाइड वगैरह और क्वेश्चन वगैरह भी। तो मैं आपसे जी वो कल वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर रहा हूँ। जी ओके, ये जो कल वाला डॉक्यूमेंट है वो भी आपसे शेयर कर दिया गया। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल अगर है तो प्लीज़ आस्क, तो फिर अदरवाइज मैं आपके सामने एक्टिविटी बेस को कंटिन्यू करता हूँ। ओके जेंटलमैन, फरहान आपका अच्छा सवाल है। आपने पूछा है लिमिटिंग फैक्टर में रॉ मटेरियल की मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक पे कर सकते हैं, इसका हिंट दे दें, मैं आपको बता देता हूँ जेंटलमैन। देखिए, आप पहले रैंक करते हैं। मैं आपके सामने, लेट मी शेयर इट विद यू, जो लास्ट डे हमने क्वेश्चन किया था उसको मैं ओपन करता हूँ ताकि उसी की बुनियाद पे फिर आपको एलेबोरेट भी कर देता हूँ इस चीज़ को। जी, आई होप ये नज़र आ रहा होगा। ये जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हमने कल बनाया था, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने कल ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाया था। फाइन। तो आपका सवाल ये था कि कितना मैक्सिमम प्राइस हम पे करने पे तैयार होंगे अगर कंस्ट्रेंट हमने जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके एक और एडिशनल यूनिट बाय करना हो। तो ये कल वाला मैं ज़रा शेयर करते तो आपके सामने दोबारा। हमारे ये 3 प्रोडक्ट थी, इनकी डिमांड हमें बताई गई थी 80, 20 और 80 यूनिट्स की। ये हमारी डिमांड थी और इनके लिए जो डायरेक्ट लेबर आर्ट्स रिक्वायर्ड थे वो ये 1200 थे, जबकि पास हमारे पास जो अवेलेबल आर्ट्स थे दैट वाज 1000। तो हमने कहा हमारे लिए लिमिटेशन है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर है, अगर इसको बेस बनाते हुए हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर पर लेबर आर्ट निकाला और उस बुनियाद पे हमने रैंक किया कि आर प्रोडक्ट को पहले बनाएंगे, ई प्रोडक्ट को तीसरे नंबर पे और सी प्रोडक्ट को हम दूसरे नंबर पे बनाएंगे। फाइन।
तो कल हमने देखा कि हम जितनी जितनी डिमांड है आर और सी की, ये तो हम पूरी कर लेंगे, 80 और 80 डिमांड हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन जो ई प्रोडक्ट है इसके हम सिर्फ 10 यूनिट बना पा रहे हैं, इवन दाव की डिमांड हमारी जो है वो 20 यूनिट्स की है। सो व्हाट प्राइस, अगर आप वो 20 यूनिट बनाना चाहते हैं तो आपको जो लेबर आवर्स हैं वो और एक्वायर करने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में लेबर आवर लिमिटेशन है, आपको लेबर आवर और एक्वायर करने पड़ेंगे। तो व्हाट मैक्सिमम रेट ऑफ लेबर यू आर विलिंग टू पे टू दोज लेबरर्स फॉर एक्वायरिंग वन एडिशनल आवर ऑफ लेबर, आप 1 घंटा लेबर का और एक्वायर करने के लिए कितने पैसे और एक्वायर करेंगे, कितने पैसे और पे करेंगे, इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। कितने पैसे और पे करेंगे उसका अनुसार इस चीज़ पे है कि हम उस स्केर्स रिसोर्स को इस्तेमाल करके, उस लिमिटिंग फैक्टर को इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर सकते हैं। सो जो लिमिटेशन हमारे लिए इफेक्ट कर रही है वो इस वाली को इफेक्ट कर रही है जिसको मैंने रेड किया है। तो 1 घंटा हमें $5 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन देगा। सो अगर हमें 1 घंटा और मिल जाए, अगर 1 घंटा और मिल जाए तो हम उसके लिए मैक्सिमम प्राइस कितनी पे करने पे तैयार होंगे, जितना उस घंटे को इस्तेमाल करके हमें पैसे, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल सकता है। सो द मैक्सिमम प्राइस यू विल बी विलिंग टू पे इज $5 ओनली। सो अगर ये मटेरियल लिमिटेशन होती, यानी मटेरियल हमारा लिमिटेड होता, ये केजीज होता, तो ये ₹5 पर केजी, $5 पर केजी कंट्रीब्यूशन आप कमा सकते थे। सो अगर आपको 1 केजी रॉ मटेरियल और मिल सकता हो तो 1 केजी रॉ मटेरियल और लेने के लिए आप मैक्सिमम उतना पैसा देने पे तैयार होंगे जितना आप कंट्रीब्यूशन लूज कर रहे हैं बाय नॉट हैविंग दैट लिमिटेड दैट रिसोर्स विद यू। तो यहाँ पे लेबर आवर ना होने की बुनियाद पे आप ₹5 पर घंटा लूज कर रहे हैं, या अगर मटेरियल की कमी है तो मटेरियल ना होने की बुनियाद पे आप ₹5 पर केजी ऑफ मटेरियल लूज कर रहे हैं। तो इतने ही पैसे आप मैक्सिमम इस पे करने के बदले में तैयार होंगे इस चीज़ के बदले में। इसे टेक्निकल टर्म्स के अंदर शेडो प्राइस कहा जाता है। शेडो प्राइस इज द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर अवेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर। वो प्राइस जो आप मैक्सिमम देने पे तैयार होंगे फॉर अवेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द स्केर्स रिसोर्स, वो आप प्राइस इतनी देने पे तैयार होंगे, उसे टेक्निकल टर्म्स में शेडो प्राइस कहा जाता है। और वो प्राइस किसके बराबर होगी, उसी कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर। अगर लेबर आवर लिमिटेड है तो ये $5 जो है आप अर्न कर सकते हैं इफ़ यू हैव वन मोर आवर। अगर आप 1 घंटा और मिल जाए तो आप जो कमा सकते हैं उसको कमाने के लिए आप मैक्सिमम जो है $5 ही पे करने पे तैयार होंगे, बिकॉज $5 लगा के 5 कमा लेंगे, फायदा तो कोई नहीं होगा, प्रॉफिट तो चाहे कोई नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा, आप अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर लेंगे जो कि लॉन्ग रन के अंदर आपको बेनिफिट देंगे, लॉन्ग रन के अंदर उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। इसे टेक्निकल टर्म में शेडो प्राइस भी कहते हैं जी। कोई और सवाल है तो पूछ लें जल्दी से, अदरवाइज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे जी।
जी फाइन। तो कल हमने जो बात की थी उसी से कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ मटेरियल भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, उसको भी हम लेके चलेंगे। बट बिफोर दैट हम थोड़ी सी मज़ीद बातें कर लेते हैं। कल जाते हुए सदाम साहब ने भी क्वेश्चन रेज़ किया था, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो प्राइमरली कल मैंने आपके सामने रखा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम ऐसी कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द मैनेजर्स फॉर मेकिंग देयर प्राइसिंग डिसीजंस एक्यूरेट। तो वो प्राइसिंग डिसीजंस को एक्यूरेट करने के हवाले से जो हम सारे काम करेंगे और एक एक्यूरेट कॉस्टिंग की बात करेंगे थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया ABC is designed to provide managers with cost information for strategic and other decisions that potentially affects capacity and therefore affect fixed costs as well as variable costs. It is ordinarily used as a supplement to rather than as a replacement for the company's usual costing system. So whatever system is being followed by the company, ये उसके ऑल्टरनेट के तौर पे काम नहीं करेगा, बिकॉज वो सिस्टम अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा। आप उस सिस्टम को चाहे फॉलो भी करते रहें, बट फॉर दिस वेरी पर्पस आप जो उसको यूज़ कर रहे हैं, ये एडिशनली टू कॉम्प्लीमेंट टू सप्लीमेंट योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको आप एक एडेड एडवांटेज के तौर पे तो यूज़ कर रहे हैं, एक एडिशनल टूल के तौर पे तो यूज़ कर रहे हैं, बट आप इसके इसके बदले में पुराने सिस्टम को आउट नहीं कर रहे। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है, इसको ज़रा स्लाइड को गौर से पहले आप देख लें, एक सेकंड के अंदर मैं आपको इसको एलाबोरेट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, ये आपके सामने। जी, तो कल हमने ये जिक्र किया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इस चीज़ पे बिलीव करता है कि आप तमाम प्रोडक्ट्स को तमाम तरह की कॉस्ट चार्ज नहीं करें। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स को वो वाली कॉस्ट चार्ज करें जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए इनकर हो रही है, बेस्ड अपॉन दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये कन्वेंशनल सिस्टम जो आपका है, ज़रा इस पर गौर करना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है और कन्वेंशनल सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें आमतौर पे आप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से निकाल रहे होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आप टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ। अगर एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो बराबर होगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ही। यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी आपकी है उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अगर वो ज़ीरो है ऐड कर दें, ज़ीरो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो लेस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आपका उतना ही होगा। अगर आप नंबर ऑफ़ यूनिट से उसको डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी आपको। सो दूसरे लफ्ज़ों में पर यूनिट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल शामिल है, डायरेक्ट लेबर शामिल है और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है। आप याद कर लें तो हमने वेरिएबल कॉस्टिंग जब पढ़ा तो एब्जॉर्प्शन जो कन्वेंशनल कॉस्टिंग है उसके हवाले से तब भी यही बात की थी। सो फाइन, अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कन्वेंशनल कॉस्टिंग के अंदर तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो कल ये बात हो रही थी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो वो है जो एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए आइडेंटिफाइबल है, बट तमाम के तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स हम कन्वेंशनल कॉस्टिंग में तमाम प्रोडक्ट्स को एक यूनिट को चार्ज कर देते हैं, चाहे उस प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुए हों या ना हुए हों। यही ये फ्लॉ है, इसी को हम यहाँ पे ओवरकम करने जा रहे हैं। जबकि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिसे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं, पीरियड कॉस्ट के नाम से आपने पढ़ा था जब हमने एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ी थी, वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट्स को असाइन नहीं की जाती। तो अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट्स को असाइन नहीं की जाती तो ABC सिस्टम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। उस सिस्टम के मुताबिक चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दैट शुड बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट if it is being incurred for any kind of activity which is performed for making that product.
तो ये समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जी, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग की आप बात करते हैं तो उसमें तमाम की तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड सारे के सारे, चाहे वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से लगे हैं या नहीं लगे, वो उस प्रोडक्ट को एलोकेट किए जाते हैं। लेकिन एबीसी के मुताबिक ये सारे के सारे प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं होने चाहिए, लेकिन सिर्फ वो वाले होने चाहिए जो उस प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एबीसी प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर सारी नहीं, मोस्ट मेजॉरिटी तो चार्ज हो जाएगी। लेकिन जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका कोई एरो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग की तरफ नहीं आ रहा। कन्वेंशनल कॉस्टिंग में जितनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिन्हें कहते हैं, वो पर यूनिट कॉस्ट, पर प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन एबीसी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हो रही है तो उस प्रोडक्ट को असाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि अगर कोई इदारा बना रहा है, लाइक एक फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इंजेक्शंस बना रही है, वो टैबलेट्स बना रही है, वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना रही है। तो इफ़ यू कैन इमेजिन, तो वो जो टैबलेट्स बना रही है उनको सेल करने के लिए उनको फॉइल पैकिंग करना पड़ती है उसकी। तो वो जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उसके साथ लिखी हुई है, इंग्रेडिएंट्स क्या कुछ उसमें डलने हैं, तो वो मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है। लेकिन ये पैकेजिंग कॉस्ट ज़रूरी है, बिकॉज अनटिल अनलेस आप उसको पैकेज नहीं करते यू कांट सेल इट। तो वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हो रही है तो वो उस प्रोडक्ट को असाइन भी होनी चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने वो इंजेक्शन की मिसाल दी, तो इंजेक्शन वो छोटे साइज़ के अंदर भी होते हैं और बड़े साइज़ में भी होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा पेशेंट बीमार हो तो उसको एक वो ड्रिप टाइप इंजेक्शन होता है, छोटा होता है वो एज़ कम्पेयर टू ड्रिप। लेकिन जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है उसके मुकाबले में उसका जो डोजेज है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उसको टेक्निकल टर्म्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाइल के नाम से जाना जाता है। तो वो भी पैकेजिंग कॉस्ट उस इंजेक्शन की जो छोटी क्वांटिटी में है या बड़ी क्वांटिटी में है उसकी इनकर हो रही है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए इनकर हो रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को चार्ज होनी चाहिए। सो एक एबीसी डज नॉट असाइन all manufacturing costs to the products. This is because ABC only assign a cost to the product if decisions concerning that product will cause a change in the cost. अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कॉस्ट इनकर हो रही है उस एक्टिविटी की बुनियाद पे उस प्रोडक्ट को असाइन होना चाहिए। सो डिसीजन इज दिस कि सारी कॉस्ट सारी प्रोडक्ट्स को चार्ज नहीं करेंगे हम सिर्फ वो कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। आइदर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आइदर दैट इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ कॉस्ट पूल्स की बात कल शुरू हुई थी और यहाँ पे हम कॉस्ट पूल्स की बात कर लेते हैं। पूल इज इनफैक्ट अ बकेट जिसमें आप सारी कॉस्ट गैदर करते हैं। कल आप याद करें तो हमने कहा था कि जब कन्वेंशनल तरीकाकार होता है तो पूरी फैक्ट्री के अंदर एक ही ओवरहेड अप्लाइड रेट बनाया जाता है। तो अगर पूरी फैक्ट्री के अंदर एक ही अप्लाइड ओवरहेड रेट बनाया जाता है, उस एक ही अप्लाइड ओवरहेड रेट के अंदर उस एक ही अप्लाइड ओवरहेड रेट के अंदर आप जब रेट बनाना चाहते हैं तो पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड इकट्ठा करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं किसी भी सूटेबल बेस से। तो टेक्निकली आपका जो पूल है जिसमें कॉस्ट गैदर की जा रही है वो एक ही है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इसीलिए कह रहे हैं कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड इकट्ठा करके डिपार्टमेंट वाइज भी रेट बना सकते हैं। तो ये कन्वेंशनल तरीकाकार में पूरे फैक्ट्री का एक ही रेट बनता है, जिसे अप्लाइड ओवरहेड रेट आप कहते हैं, उसे प्लांट वाइड एफओएच रेट भी कहते हैं। फिर डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स बनते हैं, डिपार्टमेंट वाइज बनाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड रेट्स बनते हैं। एक्टिविटी बेस्ड रेट्स जो हैं एक्टिविटी बेस्ड रेट्स जो हैं उसकी बुनियाद पे हम मल्टीपल रेट्स बना रहे हैं, तो पूल भी हमें मल्टीपल रिक्वायर्ड होंगे। सो आप कॉस्ट जो गैदर करते हैं
वो अगर पूरी फैक्ट्री के लिए गैदर करेंगे तो एक पूल बनाएंगे, अगर डिपार्टमेंट वाइज गैदर करेंगे तो पूल्स डिपार्टमेंट वाइज हो जाएंगे। लेकिन हमने ये जिक्र किया कि तमाम एक्सपेंसेस के जनरेट होने की कोई कॉमन बेस नहीं है। लेट्स सपोज हम पूरी फैक्ट्री के लिए जो एफ ओ सप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो हम रेट बनाते हैं वो लेबर आवर बेसिस पे बनाते हैं। तो ये बड़ा आइडियल रेट होगा अगर वाकई में तमाम एक्सपेंसेस ऐसे ही मूव कर रहे हों कि लेबर आवर बढ़ने से एक्सपेंस बढ़ जाते हों, लेबर आवर कम होने से एक्सपेंस कम हो जाते हों, लेकिन ओवरहेड्स तमाम के तमाम लेबर आवर्स के साथ मूव शायद ना कर रहे हों। फिर ऐसा भी है कि एक फैक्ट्री के अंदर अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और आप लेबर आवर्स वाला रेट बनाते हैं तो एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा है और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें बैकनाइज वर्क ज़्यादा है। तो जहाँ पे मैनुअल वर्क ज़्यादा है वहाँ पे शायद ये रेट सर्व कर जाए और आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड बिल्कुल एक रियलिटी से करीब हो। लेकिन वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर मशीनी काम ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पे लेबर आवर रेट की बुनियाद पे ओवरहेड एस्टिमेट करेंगे तो प्रैक्टिकली तो शायद ओवरहेड ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जो आप एस्टिमेट कर रहे होंगे वो कम कर रहे होंगे। रीज़न कि वहाँ पे मशीन आवर्स ज़्यादा और लेबर आवर्स कम है। तो फिर इसका मतलब या तो लेबर आवर वाला रेट इस्तेमाल करेंगे या मशीन आवर वाला, तो आपने अगला रेट बना लिया। बट अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आया कि वो रेट जो बने हैं वो एक डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के लिए बनाए गए। उन डिपार्टमेंट्स के अंदर इनकर होने वाले जो ओवरहेड्स हैं उन ओवरहेड्स के अंदर भी मल्टीपल एक्सपेंसेस शामिल हैं। तो वह क्या तमाम के तमाम एक्सपेंसेस उस डिपार्टमेंट में जो इनकर हो रहे हैं वाकई लेबर आर्ट्स के साथ मूव करते हैं या मशीन आर्ट्स के साथ मूव करते हैं? अगर तो ऐसा है तो फिर तो ये बेसिस सर्व कर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें एक्सपेंस वाइज रेट बनाना पड़ेगा। और अगर एक्सपेंस वाइज रेट बनाना है तो हमें और पूल्स बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ कॉस्ट पूल्स जो हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर मोर कॉस्ट पूल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर वंस जो कन्वेंशनल कॉस्टिंग है या डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट अगर बनाते हैं। ABC uses more cost pool than traditional cost system that often use a single plant-wide overhead to pool or just one overhead pool per department. लेकिन since more than one activity is often performed within each department, so ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको ज़्यादा pools बनाने की ज़रूरत है। So ABC uses more cost pools, ज़्यादा cost pools इस्तेमाल किए जाते हैं जी। और कन्वेंशनली जो भी आप रेट बना रहे होते हैं वो आमतौर पे वॉल्यूम बेसिस पे रिलाय करता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, वॉल्यूम ऑफ लेबर आवर्स है, वॉल्यूम ऑफ मशीन आवर्स है। लेकिन जो ABC कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसके अंदर जब आप रेट बनाएंगे तो हम एक से ज़्यादा एलोकेशन बेसिस इस्तेमाल करते हैं। और वो एलोकेशन बेसिस ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम पे डिपेंडेंट हो, वो हट के भी बेसिस हो सकती हैं। जैसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो तरीक़ाकार अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स का है तो डायरेक्ट लेबर आवर वाली बेस बड़ी अच्छी काम करेगी अगर वर्क वेल व्हेन ओवरहेड इंक्रीजेज एज डायरेक्ट लेबर आवर इंक्रीजेज। अगर वाकई में डायरेक्ट लेबर आवर के बढ़ने से ओवरहेड भी इंक्रीज कर जाता है तो ये बहुत अच्छी बेस है, इसको यूज़ करना चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे ओवरहेड इंक्रीज कर रहा होता है इवन देन के लेबर आवर डिक्रीज कर रहे होते हैं। और वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रोडक्ट्स की है वो बढ़ जाती है, यानी एक ही इदारा वो मल्टीपल टाइप की प्रोडक्ट बना रहा है जिनका शायद आपस में कोई मैच भी नहीं है। तो उन तमाम अगर एक जैसी सिमिलर काइंड की प्रोडक्ट होंगे तो शायद कमो बेश एक ही तरह के ड्राइवर्स या एक ही तरह की बेसिस इस्तेमाल हो रही हों, एक ही तरह के एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हों, एक ही तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हों। बट अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है और डाइवर्स नेचर की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारी हमारे यहाँ कंपनीज हैं जो शायद एट अ टाइम वो फोम इंडस्ट्री भी है और शायद वहाँ पे उन्होंने मोटर बाइक असम्बल करने का प्लांट भी लगाया हुआ है। बहुत सारी ब्रांड्स जैसे डायमंड फोम कंपनी है, सुपर एशिया एक कंपनी है जो सेरेमिक्स का काम करती है लेकिन साथ मोटर बाइक्स भी बना रही है। इस तरह डायमंड फोम बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो मोटर बाइक बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो दे माइट बी हैविंग वन प्लांट एक जगह, और उस प्लांट जो लोकेशन है उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्शन प्लांट्स लगे होंगे। लेकिन वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो उस प्लांट को बना प्लांट में इनकर हो रहे होंगे, वो जो कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट है, प्रोडक्ट की के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो डिफरेंट हैं। तो ऐसी सूरत हाल में शायद जो सिंगल बेस है वो हमें सर्व नहीं करती, तो फिर हमें ज़्यादा एलोकेशन बेसिस की तरफ जाना चाहिए।
All overhead costs are not related to volume measures like direct labor are. ABC uses more basis जैसे कि अदर एलोकेशन बेसिस है, नॉट रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से शायद वो रेलेवेंट नहीं है, हमें फिर भी इनकर करना पड़ती है. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर आप प्री डिटर्मिन ओवरहेड बेस टू बेस कर रहे होते हैं, वो बजटेड एक्टिविटी पे है. और जबकि एबीसी कॉस्टिंग के अंदर हम एक्सपेंस जो है अलग-अलग लेके उसकी बात कर रहे होते हैं. फ़ायदा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे अगर हम एक इम्प्लीमेंट कर देते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम. अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा. मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलेगी फॉर मेकिंग देयर डिसीजंस. क्रॉस फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट होगी, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. एक्सपेंस की बेसिस क्या है जनरेट होने की, किस एक्टिविटी की वजह से कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे. अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो प्रोडक्शन वाले लोग जो हैं वो कॉस्टिंग करने वाली टीम से मिलेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली इदारे की परफॉर्मेंस बेहतर होगी. और यही जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली इवेल्यूएशन और रिवॉर्ड्स की तरफ लिंक करते हैं. ये स्लाइड कल मैंने आपके सामने शो की थी. अगर हम एक ABC सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो इनकर होने का जो प्रोसेस है वो प्राइमरीली स्टार्ट होता है किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से. यानी कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई ऑर्डर, कोई कस्टमर का ऑर्डर हम पूरा करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज़. अगर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, और अगर रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे तो कॉस्ट भी इनकर होगी. और अगर कॉस्ट इनकर होगी तो बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म फॉर वन प्रोडक्ट, ये उसी बेस पे ही प्रोडक्ट को चार्ज होनी चाहिए. सो देर आर 6 steps in implementing an activity based costing system in an organization. तो जो सबसे पहला स्टेप है, आपको डिफाइन करनी है अपने इदारे में होने वाली, इनकर होने वाली एक्टिविटीज़, और आपको पूल बनाने हैं, कॉस्ट पूल्स बनाने हैं. तो आपके इदारे में जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर होते हैं और वो किस बुनियाद पे, किस बेस पे, किन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकर होते हैं. पहले तो आप उनको आइडेंटिफाई करें. वंस आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई करने के बाद उसी की बुनियाद पे तो आप बनाते हैं कॉस्ट पूल्स. सो हमारे जो भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं उन एक्सपेंसेस को जनरेट करने की जो बेस है, उनको जनरेट करने की जो बेस है वही हमारी वो एक्टिविटी है. तो हम पहले एक्टिविटीज़ भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम उन एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे कुछ कॉस्ट पूल्स भी बनाएंगे. कॉस्ट पूल्स बनाएंगे लाइक आइटम्स के. जैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनके जनरेट होने की वजह एक्टिविटी कॉमन है, तो हम उन तमाम कॉमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से मल्टीपल एक्सपेंस जनरेट होते हैं, उन तमाम को हम इकट्ठा कर लेंगे एक कॉस्ट पूल के अंदर. नंबर 2 लिखा हुआ है ट्रेस कॉस्ट टू एक्टिविटीज़ एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट. हम वो कॉस्ट ट्रेस करेंगे जो उन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकर हो रही है, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स यानी उन चीज़ों की वजह से इनकर हो रही है. थर्ड नंबर पे है असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स. तो यानी पहले हमने पूल डिफाइन करने हैं, अपनी कॉस्ट ट्रेस करनी है, और फिर उस ट्रेस्ड कॉस्ट को असाइन करना है उन एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स में. इसको अगर आप आसान ज़ुबान में समझना चाहते हैं तो यूजुअली आप आजकल देखते हैं टीवी पे मल्टीपल गेम शोज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट. तो उस क्लासरूम का एक साइज़ है, लेट्स सपोज उस क्लासरूम के सामने जो वाइट बोर्ड है उसके नीचे हम डिफरेंट कलर की बिन्स, डस्ट बिन्स कर लें, बिन्स प्लेस कर देते हैं 3-4 कलर्स की, और उस कमरे के अंदर डिफरेंट कलर की बॉल्स थ्रो कर देते हैं. नाउ यू आर आस्क्ड टू ट्रेस रेलेवेंट कलर बॉल एंड प्लेस इन रेलेवेंट कलर बास्केट. तो ये जो तीसरा स्टेप लिखा हुआ है ये इनफैक्ट उसी तरह से है
कि आपके पास एक कमरे में बॉल्स बिखरी हुई हैं, आप ट्रेस करते हैं कि वो किन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कॉस्ट इनकर हो रही हैं, और उनको ट्रेस करने के बाद आप असाइन कर देते हैं, रेलेवेंट कलर की बॉल को रेलेवेंट कलर की बास्केट में प्लेस कर देते हैं। तो हम कितने पूल्स बनाएंगे, ये इसका इन्हिसार हमारे इदारे में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। हम हर एक्टिविटी का अलहदा पूल नहीं बनाएं, शायद हम देखेंगे कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जो कि एक ही तरह के ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब जैसे कॉस्ट ड्राइवर कह रहा हूँ मैं, कॉस्ट ड्राइवर या ड्राइवर का मतलब वो चीज़ जो कॉस्ट को ड्राइव कर रही है, वो एक्टिविटी जो कॉस्ट को ड्राइव कर रही है। अगर एक ही एक्टिविटी एक ही ड्राइवर की वजह से मल्टीपल कॉस्ट इनकर हो रही है, तो हम सामने मल्टीपल बास्केट्स नहीं रखेंगे, बल्कि वो सारी की सारी जो लाइक आइटम्स हैं, जो एक जैसी आइटम्स हैं, जो शायद मशीन आवर्स के कम ज़्यादा होने की वजह से इनकर हो रही हैं, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी है, जैसे हो सकता है मशीनरी के अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता हो, जैसे जनरेटर होता है, तो वो जो जनरेटर है उसका चलने पे इन्हिसार है, तो हम उसको जितने एक्सपेंसेस इस तरह के हैं, फ्यूलिंग के, रिपेयर मेंटेनेंस के, जो उस जनरेटर से रिलेटेड, हम तमाम को इकट्ठा करके एक ही पूल बना के उसकी बेस जो होगी वो जनरेटर रनिंग आवर्स हो सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एरिया ऑक्यूपाइड की बेस की बुनियाद पे इनकर होते हैं, तो अगर मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं वो एरिया ऑक्यूपाइड की बेसिस पे हैं, तो उन तमाम को इकट्ठा करके अगेन उसको भी एक पूल को असाइन कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो हम फील्ड में देखते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉस्ट इनकर होगी, पहले हम ट्रेस करेंगे वो किन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकर हो रही है, पूल बनाएंगे, फिर कॉस्ट ट्रेस करके उन पूल्स को असाइन कर देंगे। वंस वो कॉस्ट उन पूल्स को असाइन होगी, तो फिर हम कॉल कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी रेट्स, जैसे आप रेट कहते हैं, जैसे एफ रेट आप बनाया, तो ये हर एक्सपेंस का अलहदा अलहदा रेट बनेगा, और उस रेट की बुनियाद पे फिर असाइन करेंगे हम कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। उन रेट्स की बुनियाद पे जब कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट असाइन कर देंगे, तो देन फाइनली हम मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाएंगे जो उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करेगी। यहाँ तक जितनी बात अगर की है, अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप पूछ लें। मैं अभी आपके सामने कुछ और भी शेयर करता हूँ इसको समझाने से पहले। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड और आइदर बाय टाइपिंग द क्वेश्चन। जी रुतबा, आपने क्या कॉस्ट ऑब्जेक्ट फिर बता दें। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट हमारी जिसको बनाने के लिए हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, तो वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यानी वो ऑब्जेक्टिव है हमारा जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर हो रही है, उसे हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट बनानी है, वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। हमने एक प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनानी है, लेकिन वो एक कस्टमर का ऑर्डर है, तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक कस्टमर का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो रेस्टोरेंट वाला जो साहब है वो हमसे पैसे चार्ज करता है, तो किस बुनियाद पे चार्ज करता है? बेस्ड अपॉन आवर ऑर्डर। तो उनके लिए वो जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो उनको कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है उस रेस्टोरेंट वाले को, हमारा ऑर्डर है। इसी तरह जैसे हम प्रिंटिंग सर्विसेज होती हैं मार्केट में, जैसे आजकल लोग वेडिंग कार्ड वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो जैसा कलर, जैसा रंग, जैसा पेपर, जैसा प्रिंटिंग राइटिंग स्टाइल, जो कुछ भी आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बिल किया जाएगा। तो वो जो आपको बिल कर रहा है उसके लिए आपका ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। एक कार्ड प्रिंट करने की कॉस्ट शायद कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज उसने आपसे हर कार्ड के रहता है पैसे नहीं, उसकी तो बल्क की डील है आपके साथ कि आप इतने कार्ड प्रिंट करवाएंगे तो इतने पैसे चार्ज करेंगे। तो वो कस्टमर का ऑर्डर कह सकते हैं। वो प्रोडक्ट जो हमने बनानी है वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर हो रही है उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
जी ओके, एनी अदर क्वेश्चन रुतबा? थैंक यू। अगर कोई और सवाल है तो बताएं इसके अलावा। ओके चलिए, मैं अभी चूँकि वो आई फॉरगॉट, मैंने कल आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा और उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी लिमिटेड होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। और आपके पास वो सवाल भी अभी अभी मैंने सेंड किए हैं, आप उनको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, कल मैं उसको डिस्कस भी करूँगा। तो मैं अभी थोड़ा सा स्लाइड्स में मज़ीद बात है उसको कंटिन्यू करता हूँ। स्लाइड्स मेरा ख्याल में मैंने कहीं स्टॉप तो नहीं कर दी थी। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जी। जी चलें, मैं यहीं से थोड़ी सी चीज़ें और कंटिन्यू करता हूँ। अभी जो 6 स्टेप मैंने बताए हैं उन स्टेप्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली हम कल पर देखेंगे एक क्वेश्चन के ज़रिए। अच्छा चलें, अब इदारे के अंदर जो एक्टिविटीज़ इनकर हो रही होती हैं, पहला स्टेप जैसे बोला गया था, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन व्यू वगैरह जो है वो हम कल देखेंगे। बट अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल और डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा हुआ आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ एंड डिफाइन एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। तो इदारों में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम यूनिट लेवल एक्टिविटी कहते हैं, मतलब हर प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बैच लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी एक बैच बनाएंगे तो उसके लिए वो एक्टिविटी वंस परफॉर्म करना पड़ेगी, हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वो एक्टिविटी एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करना पड़ेगी। अगर आप कभी देखें तो जैसे मेडिसिन कंपनीज होती हैं, उनकी प्रोडक्ट के बाहर बैच नंबर प्रिंटेड होते हैं, तो वो बैचेस में बनती हैं। सो मशीनों को वंस स्टार्ट करना है आपने, उसको स्टार्ट करने के नतीजे में आपने आउटपुट जनरेट करनी है। अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो मल्टीपल टाइप की टैबलेट्स मेडिसिन बना रही है, तो क्या वो हर टाइप की टैबलेट, हर टाइप की मेडिसिन के लिए क्या वो अलहदा-अलहदा मशीन इंस्टॉल करेगी? तो जवाब नो में है। शायद एक से ज़्यादा मशीनें तो ज़रूर हों, लेकिन जितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उतनी ही मिक्सिंग मशीन्स नहीं होंगी। वो एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही मशीन पे शायद मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो क्या साइड बाय साइड बना रहे होंगे? ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ वो केमिकल का मिक्सचर अगर उस मशीन के अंदर रह गया, तो जो दूसरी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं शायद वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बने ही ना, बल्कि वो डेंजरस हो जाए। तो इसका मतलब अगर आप एक चीज़ बनाना चाहते हैं तो पहले आप उस मशीन को रेडी करेंगे, वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर ए प्रोडक्ट का कोई एक यूनिट बना के फिर बी का बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप ए प्रोडक्ट के एक यूनिट्स की ख़ास तादाद इकट्ठी करेंगे, एक बैच इकट्ठा करेंगे, उससे वो बैच प्रोड्यूस करने के बाद आप उस मशीन को दोबारा क्लीन अप करेंगे, रेडी करेंगे और फिर दूसरी प्रोडक्ट का कोई बैच चलाना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब वो जो क्लीनिंग वगैरह वाला काम है वो हर यूनिट बनाने के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा, वो एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ रही है आफ्टर एवरी बैच। आफ्टर एवरी बैच अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ रही है तो इसका मतलब वो कॉस्ट उस बैच को तो असाइन होगी, हर बैच के अंदर हर प्रोडक्ट को असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें हर यूनिट के लिए वो कॉस्ट लग रही है, तो जवाब नहीं में है। चाहे उसके अंदर एक यूनिट बन रहा हो उस बैच में, चाहे 2 बन रहे हो, चाहे 100 बन रहे हो, वो कॉस्ट वंस ही इनकर होगी। जैसे आमतौर पे मैंने क्लीनिंग वगैरह बताई, मशीनों को स्टार्ट करने पे एनर्जी आमतौर पे ज़्यादा लगती है। जैसे ये जनरेटर्स वगैरह होते हैं, स्टैंड बाय जो जनरेटर्स हैं, अगर इसको बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे तो जो इग्नेट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो शायद ज़्यादा है। तो अगर आप बार बार स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। इसका मतलब उसको स्टार्ट करने पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक बैच लेवल एक्टिविटी है, हम बार बार स्टार्ट और बार बार बंद नहीं करते। प्रोडक्शन मशीनों को भी इसी तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी हैं, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर हो रही हैं, शायद दूसरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो इनकर नहीं होती। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी को प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह से कुछ कस्टमर लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक कस्टमर के लिए आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ रही है। शायद तमाम कस्टमर्स के लिए परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, शायद दूसरे कस्टमर के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़ती। अभी जैसे मैंने वो कार्ड्स प्रिंटिंग की मिसाल दी है, आप उस कार्ड प्रिंटिंग के अंदर जो काम उस जो प्रिंटिंग प्रेस वाले साहब हैं या प्रिंटिंग वाले हैं, आप उनको जो काम कह रहे हैं वो सारे के सारे जी जो काम हम उनको कह रहे हैं वो सारे के सारे जो काम हैं वो हर कस्टमर के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है। आप जो ऑर्डर देंगे आपके लिए वो परफॉर्म करना पड़े। जैसे हम आम तौर पे
जैसे बर्थडेज वगैरह होते हैं लोगों के, तो लोग उस पर कस्टमाइज केक बनवाते हैं, तो वो जो केक आप बनवा रहे हैं उसके अंदर जो जो चीज़ें आप एडअप करवा रहे हैं, तो वो जो चीज़ें आप एडअप करवा रहे हैं वो तमाम कस्टमर्स के लिए नहीं इनकर होती। इसी तरह हर कस्टमर के लिए इनकर नहीं होती। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये ना तो यूनिट, एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए इनकर होती हैं, ना बैच के लिए, ना किसी एक प्रोडक्ट के लिए, ना किसी कस्टमर के लिए, बल्कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने की एक्टिविटीज़ हैं। अगर चलाना है इदारा तो ये कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगेन अगर आप रिकॉल करें तो जैसे कुछ वॉचमैन है फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी का काम कर रहा है, तो सिक्योरिटी की एक्टिविटी किसी एक यूनिट को बनाने के लिए नहीं, किसी एक बैच को बनाने के लिए नहीं, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो जवाब नहीं में है, किसी कस्टमर के लिए है तो नहीं, वो तो पूरे इदारे की एक्टिविटी है। इदारा अगर चलाना है तो आपको वो कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। तो एक सवाल अयान ने पूछा हुआ है, वो कह रहे हैं जनाब कि यूनिट लेवल और प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी में क्या फ़र्क है। जेंटलमैन, एक प्रोडक्ट जो है उसके लिए आपको कोई कॉस्ट इनकर करना पड़ती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, हम कस्टमाइज़, अभी मैंने केक बनाने की मिसाल दी है, ठीक है, तो इसी तरह कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कस्टमर लेवल एक्टिविटी कह रहे हैं कि उस कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को पूरा करने के लिए हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। फाइन। तो इसका मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें हमें उसके लिए डिज़ाइनिंग भी करवाना पड़े, हमें उस प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइनिंग का काम भी करवाना पड़े, हम एक नई प्रोडक्ट ईजाद कर रहे हैं, ए प्रोडक्ट बनाते हैं, बी प्रोडक्ट बनाते हैं। सो ए प्रोडक्ट को बनाने, ईजाद करने पे भी तो शायद हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हों, फिर उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने पे भी हमारे एक्सपेंसेस लग रहे होंगे। तो वो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है, वो उस प्रोडक्ट के हर यूनिट बनाने के लिए वो एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगी। एक दफ़ा प्रोडक्ट, जैसे फार्मास्यूटिकल की बात है ना, आपको ड्रग एक्ट के तहत वो ड्रग रजिस्टर करवाना पड़ेगी पहले, तो वो उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन के जो पैसे दे रहे हैं, उसके लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट के हर एक एक यूनिट को रजिस्टर नहीं करवाना आपने, सिर्फ उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना है। तो वो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है, लेकिन उस प्रोडक्ट के हर हर यूनिट को बनाने के लिए कुछ और एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ती हैं, वो यूनिट लेवल एक्टिविटीज कहलाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर समझ आ गई है तो रिस्पॉन्ड कर दें जी समझ आ गई आप। ये आंसर अगर आपको समझ आ गई है तो बता दें, अदरवाइज मैं अज्यूम कर लूँगा आपको समझ आ गई है। चलें, अजम्पशन के साथ ही चलते हैं। सवाल आपने किया, मैंने जवाब दे दिया जी। तो ये उन तमाम की डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, किताब के अंदर भी ये सारी बातें ऐसे ही लिखी हुई हैं। ठीक है जी। जी, तो फिर ये पहला स्टेप जो था उसी पे बात हो रही है। एक्टिविटीज शुड ओनली बी कंबाइंड बाय द लेवल इफ दे आर हाईली कोरिलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि लाइक एक्टिविटीज़ जो है उनको इकट्ठा करके एक पूल भी बना सकते हैं, तो तभी उनको कंबाइन करेंगे जब वो लाइक आइटम्स हों, एक जैसी हों, कोरिलेटेड हो। व्हेन कंबाइनिंग एक्टिविटीज़ दे शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर ओनली एट द अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है जी, अगर उनको इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे बैच लेवल एक्टिविटीज़ को यूनिट लेवल के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, सिमिलर। फिर ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल क्या होता है, इज़ इनफैक्ट अ बकेट। जैसे मैंने बताया कि वो सामने बिन प्लेस करके उसमें बॉल्स थ्रो करते हैं रेलेवेंट कलर के, तो इसी तरह से एक एक्टिविटी कॉस्ट पूल जो है वो एक बकेट है जिसमें आप कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं दैट रिलेट टू अ सिंगल एक्टिविटी मेजर इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जो टाइप ऑफ एक्टिविटी मेजर्स हैं वो ट्रांजैक्शन ड्राइवर्स भी होते हैं, ड्यूरेशन ड्राइवर्स भी होते हैं। सिंपल काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टिविटी अकर्स, इसे हम ट्रांजैक्शन ड्राइवर भी कहते हैं, कितनी दफ़ा वो एक्टिविटी अकर। ड्यूरेशन का मतलब कि उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड है उस एक्टिविटी को इनकर करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी मेजर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर्स, तो इसको मेजर कर, कॉस्ट पूल है हमारा। एक कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर पूरा करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट परफॉर्म इनकर करना पड़ेगी कि एक्टिविटीज़ की वजह से।
तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स की बुनियाद पर यह कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट इनकर हो रही है। प्रोडक्ट डिज़ाइन की कॉस्ट का इन्हिसार नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइंस पे होगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे करवाएंगे उसकी कॉस्ट इनकर होगी। ऑर्डर साइज से रिलेटेड जो पूल है इसका इन्हिसार शायद मशीन आवर्स के साथ है। कस्टमर रिलेशंस का जो पूल है कॉस्ट पूल, इसका इन्हिसार शायद नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स के साथ है, बिकॉज उन कस्टमर्स के साथ हमें रिलेशनशिप बरकरार रखना पड़ेगा। अदर्स कॉस्ट, ये अदर्स वो कॉस्ट हैं जिन्हें हम दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ये हमारी जी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक्टिविटी है। तो जैसे कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी का देखा, कस्टमर ऑर्डर, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स की बात, तो उसका मतलब ये कस्टमर लेवल एक्टिविटी है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन तो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है। मशीन आवर्स हर यूनिट के लिए परफॉर्म करना पड़ते हैं, मशीन आवर्स लगते हैं। ये मशीन आवर शायद यूनिट लेवल एक्टिविटी है। और एक्टिव कस्टमर्स वाली कस्टमर लेवल, और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अदर कॉस्ट इनकर हो रही है तो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक्टिविटी है। इन चीज़ों को एलाबोरेट भी किया गया है यहाँ पे। ये तो दूसरा स्टेप जो था उस पर बात कर लेते हैं जी। दूसरा स्टेप, आप कॉस्ट असाइन करेंगे व्हेन पॉसिबल डायरेक्टली ट्रेस ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, जब पॉसिबल तो ट्रेस कर लें, या फिर ये तरीका कार है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है वो एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स में देखें किसके लिए कितनी परसेंटेज कॉस्ट इनकर हो रही है या क्या रिलेशनशिप है उनका, उस बुनियाद पर कॉस्ट उसको असाइन करें। ये प्रैक्टिकली जो असाइन करने वाला काम है ये हम कल करेंगे। अभी क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीज़ें एलाबोरेट कर रहा हूँ, जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। तो कॉस्ट पूल बनाएंगे, कॉस्ट पूल की बुनियाद पे आप रेट कैलकुलेट करेंगे, और रेट एक से ज़्यादा होंगे, पूरे इदारे के लिए एक रेट नहीं होगा। और उसी रेट की बुनियाद पे फिर हम ये कॉस्ट असाइन करेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को, और फाइनली हम मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाएंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के हवाले से, और हम इसकी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो मैंने शेयर किया आपके साथ उसकी बुनियाद पे हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी चूँकि टाइम बड़ा लिमिटेड सा है, अभी वो चीज़ कंक्लूड नहीं हो पाएगी, एंड देन यू विल बी इन ट्रबल। ये समझ पूरा नहीं आया तो उसको हम इंशाल्लाह लिंक करेंगे। बहरहाल मैं अभी तक के लिए सिर्फ इतनी ही बात को स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है आपके जहन में और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोमल, आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक और बार और बता दें। ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग कॉस्ट का एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ रही है, इंस्टेड कि वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इंस्टेड के किसी एक प्रोडक्ट के ABCD यूनिट्स बनाने के लिए, इंस्टेड के किसी एक कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए, इंस्टेड कि किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर प्रोडक्ट यूनिट के लिए नहीं परफॉर्म करना पड़ रही, बल्कि पूरे इदारे के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ रही है। चलें आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स हैं, क्या वो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो फिर प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है, बिकॉज सिर्फ एक प्रोडक्ट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर सुपरवाइज़र तमाम तरह की प्रोडक्ट्स जितनी भी बन रही है उनको सुपरवाइज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो फिर पूरे इदारे की कॉस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करने की कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कॉस्ट है। मैंने वॉचमैन की मिसाल दी थी। वो जो वॉचमैन है जो गेट पे खड़ा हुआ है वो किसी एक के लिए, वो किसी एक के लिए नहीं सर्विसेज दे रहा है, वो तमाम के लिए सर्विसेज दे रहा है। और उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए, किसी एक कस्टमर ऑर्डर के लिए, किसी एक यूनिट के लिए नहीं इनकर हो रहे, बल्कि वो तमाम के तमाम कस्टमर्स के लिए इनकर हो रहे हैं, किसी एक बैच के लिए भी इनकर नहीं हो रहे। अब्बास रजा ने पूछा है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एक्टिविटी जेंटलमैन। इंग्लिश का मतलब तो मैं नहीं बता सकता, आप इसको खुद डिक्शनरी से देख लीजिएगा। बहरहाल हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं भाई, कोई भी काम करना है एंड प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए कुछ हरकतें परफॉर्म करना पड़ेंगी, उसे हम एक्टिविटी कह रहे हैं। अगर आपने एक टेबल बनानी है
तो टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल ला के रख के कमरे से निकल जाएं, आके देखें तो मटेरियल वो टेबल बन गया होगा। ऐसा नहीं है भाई, उसको बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ेंगी, जो काम करना पड़ेंगे, उन्हें हम एक्टिविटी का नाम देते हैं। सदाम साहब, ट्रेडिंग या सर्विस इंडस्ट्री में एबीसी की एप्लीकेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो रही है वैसे ही वहाँ पे भी होगी। वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो होते नहीं है जनाब। सर्विसेज की जो कॉस्ट है, कुछ डायरेक्ट सर्विसेज कॉस्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट है। मैं मिसाल होटलिंग इंडस्ट्री के दे देता हूँ। अगर आप देखते हैं तो एक रूम वो रेंट पे देते हैं, उस रूम को जब रेंट पे दिया जाता है तो उस रूम के अंदर कुछ ऐसी कॉस्ट है जो उस पर्टिकुलरली उस रूम के लिए इनकर हो रही है, उस गेस्ट के लिए इनकर हो रही है। यानी वो रूम सर्विस को कॉल करके कहता है जनाब मुझे ये चीज़ डिलीवर कर दें, रोटी छोटी जो भी वो ऑर्डर प्लेस करता है, उसके लिए जो उनको कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है वो उस रूम के लिए, उस कस्टमर के लिए इनकर करना पड़ रही है। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो ओवरऑल, यानी गेट से लेके ऊपर तक जहाँ मल्टीपल रूम्स बने हुए हैं, कुछ लाइटिंग है, कुछ क्लीनिंग सर्विसेज हैं, हाउस कीपिंग के लोग हैं, उन तमाम को जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो तमाम रूम्स को एलोकेट या तमाम कस्टमर्स को चार्ज किए जाएंगे। तो वो किसी न किसी बुनियाद पे चार्ज किए जाएंगे। वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही है। मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह के बिजनेस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है। जी, अनीक ने पूछा है बैच लेवल एक्टिविटी एक बार बता दें जेंटलमैन। बैच लेवल एक्टिविटी जो किसी एक बैच को बनाने के लिए परफॉर्म करना पड़ रही हो, वो बार बार किसी बैच को बनाएंगे तो उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगी। अगर वो किसी प्रोडक्ट का बैच रन नहीं करेंगे तो शायद उसके लिए वो परफॉर्म ना करना पड़े एक्टिविटी। मैंने मिसाल दिया, आप सादी ज़ुबान में समझें। तो जैसे ये जनरेटर्स वगैरह हैं, अगर आपके घर में जो कन्वेंशनल किसी ज़माने की ट्यूब लाइट्स होती थी वो लगी हुई हैं, तो यू विल सी दैट कि अगर आप उसको लाइट को, ट्यूब लाइट को ऑन करते हैं तो वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करती है, पहले ब्लिंक करती है। इनफैक्ट वो एनर्जी कंजर्व करती है पहले एक लेवल तक जब स्टोर होती है उसके अंदर, वो जो चौक वोक लगी होती है, तो उसके बाद वो स्टार्टअप होती है। तो वो स्टार्ट करने की कॉस्ट अच्छी खासी है उसकी। इसका मतलब आप बंद करके ऑन करते रहें, बार बार ऑन ऑफ करते रहेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी। तो उससे बचने का हल यही है जेंटलमैन कि आप उसको कॉन्टिन्यूस चलता रहने दें, इंस्टेड के बार बार ऑन ऑफ करें। तो अगर आप उसको बार बार ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो यू विल बी इन सेफ, ऑन द सेफ साइड। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसी तरह पहले एक राइट ऑर्डर साइज इकट्ठा किया जाता है और उसकी बुनियाद पर प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है। एक कस्टमर ने एक चीज़ कही तो उस कस्टमर को अगर कोई मसला नहीं, आप वेट करें अभी चीज़ बन जाती है, ऐसा नहीं होता। उसको वेट कराया जाता है, एक सफिशेंट अमाउंट के अंदर पहले ऑर्डर इकट्ठा किया जाता है, फिर देखा जाता है बिकॉज उसको स्टार्ट करने पे कॉस्ट लगती है। अब आप इस चीज़ को मिसाल एक और ले लें। देखिए, हम मार्केट जाते हैं फ़ोटोशॉप्स पे, आप उन्हें कहते हैं जी फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, तो वो फ़ोटोग्राफ अगर आप उसको कहेंगे जनाब मुझे अभी चाहिए, तो वो शायद उसके पैसे कुछ और बताएगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे जो रूटीन उसका है तो वो ₹12 में 60 या ₹60 में 12, कुछ इस तरह के बैनर वैनर वो लगे मिलते हैं आपको कि जनाब आप इतने पैसे दें और इतनी पिक्चर्स ले लें। लेकिन अगर आप, वो आपको उसी वक़्त नहीं देगा, फिर उसकी पिक्चर्स का वो टाइम देगा बिकॉज़ उसने एक ऑर्डर इकट्ठा करना है, जिस प्रिंटर से उसने प्रिंट करना है, उसको इग्नेट होने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, पैसे लगते हैं, कॉस्ट लगती है जेंटलमैन। तो वो ऑर्डर इकट्ठा करेगा और फिर एक बैच को प्रोसेस करेगा। तो वो जो उस बैच को बनाने के लिए मशीन को स्विच ऑन किया है, उस पे जो कॉस्ट लग रही है वो बैच लेवल एक्टिविटी की वजह से कॉस्ट लग रही है। मैंने इसको एक और मिसाल से बताया कि वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें एक ही मशीन से मल्टीपल टैबलेट्स बन रही हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट जो है वो निकाली जा रही हैं उसके अंदर से। उनको भाई पहले मशीन को क्लीन करना पड़ता होगा, क्लीन करेंगे तो जाके वो प्रोडक्ट बन पाएगी हमारी अच्छे अंदाज के अंदर। अदरवाइज़ वो नहीं बन पाएगी अनटिल अनलेस आप उसको वॉश नहीं करेंगे, बिकॉज हो सकता है वो केमिकल डोजेज हमारी ख़राब हो जाए, वो केमिकल डोजेज ख़राब होगी तो शायद वो आपकी आउटपुट उस अंदाज में ना बन सके। तो ऐसी एक्टिविटी जो एक बैच को बनाने के लिए परफॉर्म करना पड़ रही है, वो बैच बनने के हर एक यूनिट बनाने के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़ रही। आप उस बैच को बनाने के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसके बाद अगर दोबारा वो बैच चलाएंगे तो वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, अदरवाइज वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, जिसे हम बैच लेवल एक्टिविटी कहते हैं। आई होप
कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो दैट्स ग्रेट। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि जो मैंने मटेरियल सेंड किया आपको, आप उस मटेरियल को अवेल करें, हार्ड में अपने सामने रखिएगा, और कल हम इसकी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो देखेंगे। फिर देन देयर विल बी वीकेंड, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू जी अनीक साहब, अगर आपको समझ आ गई है तो। इफ़ देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन तो आई एम वाइंडिंग अप फॉर द डे। सो जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हम पेशेंट लिसनिंग हम इंशाल्लाह कल इस पे कंटिन्यू करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद बॉल आपके कोर्ट में होगी, आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह उसको मज़ीद पर आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।